हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो बच्चों, आप सभी लोगों को सबसे पहले धन्यवाद और मेरी तरफ से आशीर्वाद बहुत सारा, क्योंकि आप सभी लोग हैं टीचर्स डे पे बहुत सारी बधाइयां दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग भी आगे इसी प्रकार से बढ़ते रहिए, मैं यही चाहता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। रही बात, आज हैप्पी टीचर्स डे है और शायद इतिहास में आज पहला दिन ऐसा होगा कि जो बच्चे हैं वो अपने टीचर से नहीं मिल पा रहे होंगे, है ना। क्या समय है, आने वाला समय कैसा हो सकता है ये कोई नहीं बता सकता, या कौन सा दिन किस प्रकार से हो सकता है, कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था, लेकिन ऐसा होने लगा है। तो क्या किया जा सकता है? इस समय बहुत ही डेंजरस स्थिति भी है भारत में, तो और तेजी के साथ कोरोना वायरस फैल रहा है। तो अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू और टीचर्स डे पर आप सभी लोगों को बधाई। मैं भी अपने टीचर्स को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। आप सभी लोग अपने सारे टीचर्स को बहुत सारी बधाइयां दीजिए, इतनी बधाइयां दीजिए कि कोरोना वायरस भागकर चला जाए कि बस चलते हैं। आज एक फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके बीच में हम उपस्थित हुए हैं और एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं आज। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वो अनाउंसमेंट क्या है लास्ट में पता चल जाएगा आप लोगों को कि हम क्या बताने वाले हैं। तो क्योंकि बहुत दिन हो गया आपसे इंटरेक्ट करते हुए, आज अच्छा दिन भी है, आप लोगों से बात करने का मन भी कर रहा है, तो करेंगे बात, लेकिन कैसे उसका पता चलेगा। आज फिर से हम 11th की क्लास, मतलब कि आपको पता है कि एक दिन 12th एक दिन 11th की क्लासेस चल रही हैं। तो कल 12th की क्लासेस चल चुकी थी, तो आज 11th की क्लास है और आज 11th की क्लास में हम लोग जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि यहां से 3-4 क्वेश्चन आपके मेडिकल एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अपना नोट्स लेकर बैठना है, साथ में अपनी प्यारी सी बुक एनसीईआरटी को अपने सामने रखना है। रखना ही नहीं है, उसको बार बार पढ़ना भी है, ठीक है। रखने से नहीं कि रख लेंगे, उसका हाथ पैर जोड़ लेंगे और आ जाएगा सब, ऐसा कुछ नहीं है। उसको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ेंगे तभी आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक आपकी क्लियर होगी, ठीक है बच्चों। तो पिछली क्लास में आप लोगों को पता था कि कोशिका यानी सेल की खोज किसने किया था, है ना। सारी चीजें आपको पता चल गई थी और हमने 2-3 क्वेश्चन पूछा था जिसका सही जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने दिया। अच्छा लगा, जिसमें जो सही जवाब देने में जो विद्यार्थी थे वो अलका राय, उसके बाद ज्योति राय, ठीक है, कुमकुम, और उसके बाद अंशिका बिंद और आरती मौर्य, ठीक है, और भी बहुत सारे थे। आई थिंक जिसका नाम नहीं हम ले पा रहे हैं, आई एम सॉरी। और अगर नाम भूल गए हो तो अपना नाम खुद से लेकर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सर आप हमारा नाम भूल गए हैं। हाँ, उसमें सेजल सरोज और प्रिया सरोज, ये भी सारे जो बच्चे हैं लगातार कंटिन्यू हर वीडियो में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब देते हैं। बच्चों, यही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बिना बकवास किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में प्रीवियस वीडियो में वही है जो हमने डिस्कस किया कि हम लोगों ने सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन आज 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। तो सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल की खोज करनी थी, ठीक। तो कोशिका पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका है उसका अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। तो बायोलॉजी की एक ब्रांच है साइटोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है साइटोलॉजी, जिसको हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। यानी आप पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा, नोट में डालिएगा कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। कोशिका विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। एक और टर्म कई बार कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, सेल बायोलॉजी। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि कोशिका का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। तो बच्चों, साइटोलॉजी किसको कहेंगे? फिर से सुन लीजिए बड़े ध्यान से, हमने क्या बोला कि कोशिका जो होता है, कोशिका का अगर अध्ययन करेंगे, पूरी कोशिका का, एक सिंगल मतलब कोई कोशिका है, चाहे कोई भी कोशिका हो, अगर उसका हम अध्ययन करेंगे तो उस विज्ञान को हम क्या बोलेंगे? कोशिका विज्ञान, जिसको इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं।
अब सेल बायोलॉजी किसका नाम है, किसे कहेंगे, तो उनको बता देते हैं। जब कोशिका के आणविक तथा उपापचयी आधार पर अध्ययन करते हैं तो उसे कोशिका जीव विज्ञान कहते हैं। कोशिका जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेल बायोलॉजी। बच्चों बड़े ध्यान से सुन लीजिए, दोनों टर्म में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमने क्या बोला कि जब एक कोशिका का अध्ययन करेंगे, ये सेल क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, जब उसका अध्ययन करेंगे तो उस विज्ञान को हम क्या बोलेंगे, कोशिका विज्ञान, जिसको इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक कोशिका है, उस कोशिका के अंदर कौन कौन से अणु हैं, कौन कौन सी उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, मेटाबॉलिक मतलब उपापचयी क्रिया, ठीक है। जब आणविक मतलब होता है इंग्लिश में मॉलिक्यूलर और उपापचयी मतलब होता है मेटाबॉलिक, यानी जब मॉलिक्यूलर और जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का, यानी जो सेल के अंदर हो रहा है उसका अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं क्या, सेल बायोलॉजी, यानी कोशिका जीव विज्ञान। फिर से बच्चों ध्यान से सुन लीजिए कि जब कोशिका के अंदर अणु लेवल पर, ठीक है, उपापचयी लेवल पर जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो उसको हम कोशिका जीव विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी कहेंगे। क्लियर है ना, ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर या कहीं कंपटीशन दे रहे हैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज किसने किया था, तब तो आपको उसका जवाब तुरंत मिल जाएगा। आप कहेंगे सर ने बताया था कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना, सन 1665 ईस्वी में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस साइंटिस्ट ने किया था, यानी किस वैज्ञानिक ने किया था, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो सबसे पहले बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं। कहां सिली मिस्टेक करते हैं, यानी गलती, छोटी सी गलती, पढ़ने में गलती। और पढ़ने में गलती क्या करते हैं, वो जीवित वर्ड नहीं पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था। ऑप्शन 4 होगा, जिसमें रॉबर्ट हुक ऑप्शन भी होगा, उसको सही करके आ जाएंगे और बताएंगे कि हम सही किए हैं। लेकिन आप तो गलती करके आ गए, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा था कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, है ना, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया था। लेकिन जो कोशिका की खोज उन्होंने किया था वो कोशिका मरी हुई थी। और वो कोशिका क्यों मरी हुई थी, पता है ना आपको क्यों मरी हुई थी, क्योंकि उसकी कोशिका भित्ति के चारों तरफ सुबेरीन का आवरण था। और सुबेरीन एक मोम वाला पदार्थ होता है जिसके कारण जो होता है जल का आदान प्रदान रुक जाता है, जिससे कोशिका मर जाती है। अर्थात रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था वो कोशिका कैसी थी, मरी हुई थी। लेकिन सबसे पहले तो खोजा उन्हीं ने था, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज 70-74, कहीं पर 70-76 भी है, ठीक है। तो 70-74 याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में 70-76 भी है तब आप लगा सकते हैं, यहां पर 70-76 हम लिख देते हैं, ठीक है। में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। और जिसको इन्होंने खोजा था वो क्या थी, वह जीवाणु था। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, हमने क्या बोला कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। और वो कोशिका कौन सी कोशिका थी, जीवाणु कोशिका थी, ठीक है। ये क्या थे,
जो ये एंटोनी वान लीeuwenhoek थे, इन्होंने क्या किया, जीवाणु कोशिका की खोज की, और ये जो जीवाणु कोशिका वो जीवित कोशिका थी। इसलिए क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, और क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिए कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तब आपको आंसर एंटोनी वान लीeuwenhoek को लगाना है ना। और अगर केवल पूछे कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था, तब आपको रॉबर्ट हुक लगाना है। सही है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये जो साइंटिस्ट हैं एंटोनी वान लीeuwenhoek, ये अपने आप में एक महान साइंटिस्ट है। ये कहीं से कोई डिग्री नहीं लिए हैं, है ना। और इसलिए बार बार कहते हैं बच्चों कि हमारा जो मार्कशीट होता है, मार्कशीट पर लिखा हुआ नंबर किसी का करियर कभी डिसाइड नहीं कर सकता। और हमारे साइंस में इतने ऐसे बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे, हैं भी, जो कि आज भी में भी होंगे, अभी तो उनका नाम नहीं जानते हम लोग, लेकिन जो थे उनका नाम जानते हैं, और आज महान साइंटिस्टों में उनकी गिनती होती है। वो कहीं से साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक बनने की कोई पढ़ाई नहीं किए थे, लेकिन आज दुनिया के सबसे महान साइंटिस्टों में, वैज्ञानिकों में उनकी गिनती होती है। उनमें से एक है एंटोनी वान लीeuwenhoek। इन्होंने केवल जीवाणु ही नहीं बल्कि बहुत सारे डिस्कवरी को इन्होंने किया है। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग, पूछेगा स्पर्म की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek, ठीक है। और जीवाणु की खोज तो पता चल गया आप लोगों को। आरबीसी की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek, प्रोटोजोआ की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek। न जाने कितनी डिस्कवरी इन्होंने किया है, लेकिन 4 याद रखिएगा आप लोग। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek, जीवाणु की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek, स्पर्म की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek, आरबीसी की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek, और उसके साथ साथ लास्ट में प्रोटोजोआ की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek। आप कहेंगे सर क्या अदर साइंटिस्ट कुछ नहीं कर पा रहे थे? बिल्कुल बच्चों, इसका जवाब हम आपको देते हैं। ये ऐसे वैज्ञानिक थे, पहले तो इनकी कहानी समझ लेते हैं। इनकी एक दुकान थी, कुछ किताबों में लिखा जाता है कि इनकी एक परचून की दुकान थी। परचून मतलब जो किराना की दुकान होती है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि इनके पास चश्मे की दुकान थी, तो कुछ भी एक दुकान थी इनके पास, ये मान लीजिए। इनके कुछ दोस्त जो है वो बाहर गए थे और वहां से कुछ लेंस लेकर आए थे, ठीक है। लेंस लेकर आए थे और इनकी दुकान पर रखा था। अब ये क्या काम किए कि उस लेंस को, उनमें जो लेंस थे उस लेंस को उन्होंने निकाला, और निकाल कर उसको क्या किया कि एक कुछ दूरी पर फिक्स किया, यानी जो 2-3 लेंस थे उसको कुछ दूरी पर फिक्स किया, और इन्होंने बना दिया एक माइक्रोस्कोप। बारिश हो रही थी, बारिश का मौसम था और बारिश हो रही थी। वो गए बाहर से, बारिश के पानी से थोड़ा सा 2-4 बूंद लेकर आए और अपने माइक्रोस्कोप में देखा, तो सबसे पहले उनको कौन दिखाई दिया? जीवाणु कोशिका। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस सदी का सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप अगर किसी के पास रहा होता, मतलब है, यानी उस सदी का सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप अगर किसी के पास था, तो वो किसके पास था? एंटोनी वान लीeuwenhoek के पास था। यानी सबसे अच्छा, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसा एक माइक्रोस्कोप था, यानी इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही कहेंगे हम। वो माइक्रोस्कोप किसके पास था? एंटोनी वान लीeuwenhoek के पास था। आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीजों को ये डिस्कवर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है उसको। सोचिए, लेंस उन्होंने निकाला, लेंस को इस तरह से फिट किया उन्होंने कि एक माइक्रोस्कोप बना दिया, और वो माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, और पूरे वर्ल्ड में उतना अच्छा माइक्रोस्कोप किसी के पास नहीं था। सोचिए, ये वैज्ञानिक की पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन वैज्ञानिक बन गए, क्योंकि इस प्रकार से उन्होंने इतनी डिस्कवरी कर डाली कि महान साइंटिस्टों में इनकी गिनती होती है। अब न जाने हमको शायद ये खोज होता, बाद में होता, कितने बाद होता ये तो पता नहीं, लेकिन एंटोनी वान लीeuwenhoek ने वो काम कर दिया। इसलिए बार बार कहते बच्चों, अगर मन में कुछ करने की जिज्ञासा होना, मन में कुछ आगे बढ़ने की जिज्ञासा हो, तो दुनिया की कोई ताकत उस व्यक्ति को, उस बच्चे को कभी रोक नहीं सकती है, ठीक है। अगर हमें आगे बढ़ने की कोशिश है, मतलब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मन हमारा करता है, और हम अपने मन की बार बार सुनते हैं, तो मेरी बात मान लीजिए बच्चों, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। केवल आपको रोकने वाला केवल आप हैं। कोई भी असफल होता है तो उसके पीछे कोई दूसरे का हाथ नहीं होता, सबसे बड़ा हाथ खुद आपका होता है। लोग कहते हैं, उस बात को आप मान जाते हैं। लोग जो भी कुछ कहते हैं, आप उस बात को मान जाते हैं, इसलिए आप अपने आप को रोक लेते हैं। नहीं, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, आपके अंदर सब कुछ है। आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर वो कुछ भी है जो एक महान साइंटिस्ट के अंदर भी होता है। उनका भी दिमाग 1400 सीसी का था, आपका भी है। आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बस यही है कि वो काम करना बहुत जरूरी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको डांस आ रहा है तो डांस बढ़िया से करिए, गाना आ रहा है तो गाना गाइए, एक्टिंग करना आ रहा है तो एक्टिंग करिए,
पढ़ना लिखना आ रहा है तो पढ़िए लिखिए, ठीक है। कोई भी एक काम जो मन से करना है, या फिर नहीं पढ़ने लिखने का मन है, कहीं कहीं जाकर कोई जॉब करना है, कहीं जाकर कोई दुकान खोलना है, तो एक ही काम करिए लेकिन मन से करिए, सफलता मिल जाएगी आपको। तो चलिए हम भी कहां बह गए भावनाओं में तो ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट आपको पता चल गई है ना। इसमें कोई दिक्कत किसी को, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दें, चलिए इरेज कर देते हैं। चलो, एक क्वेश्चन हम पूछे थे आपसे कि रॉबर्ट हुक की जो बुक थी जिसमें सबसे पहले उन्होंने सेल के बारे में लिखा था, उस बुक का नाम क्या था? तो उस बुक का नाम क्या था बच्चों? रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, ये कई बार एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा पॉइंट, लीवेनहॉक की बुक का नाम क्या था? द सीक्रेट ऑफ नेचर। द सीक्रेट ऑफ नेचर, यानी 2 किताब का नाम याद रखिएगा आप लोग। यानी एंटोनी वान लीवेनहॉक के बुक का नाम क्या था? द सीक्रेट ऑफ नेचर। और इनके बुक का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक के माइक्रोग्राफिया, ठीक है। तो ये रहा आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलते हैं अपनी एनसीईआरटी प्यारी सी बुक की तरफ। और बुक में एंटोनी वान लीवेनहॉक का नाम भी दिया है, लेकिन इतना डिटेल्स में जो हम बताए हैं उतना नहीं है, पता होना चाहिए हमको, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं। अब आते हैं कोशिका की खोज। अगली हेडिंग हमारी बना लेंगे आप लोग कोशिका का सिद्धांत। कोशिका की खोज तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। हेडिंग हमारी कौन सी होगी? कोशिका सिद्धांत। इसमें भी बड़ी लंबी लंबी कहानी है, कोशिका सिद्धांत, ठीक। यानी सेल थ्योरी की बात करें, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल थ्योरी। तो इसके लिए 2 वैज्ञानिक थे, पहले उनका नाम लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। एक जर्मनी के वैज्ञानिक, जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक, जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक किस सन में? 1838, ठीक है। 1838 में। नाम क्या था उनका? मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन, ठीक है। ये नाम है साइंटिस्ट का, ये सन है, और ये जर्मनी भी याद रखिए। तीनों क्वेश्चन बन के आ गया है, और ये भी याद रखना है, यानी इसका हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड। और हर एक वर्ड कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन हो चुका है। कई बार पूछ लेता है कि मैथियस स्लाइडेन किस वर्ग के वैज्ञानिक थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। कहां के थे? तो जर्मनी के थे। किस सन में थे? तो 1838 में थे। हर एक वर्ड इसका क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो एक वर्ड ये, एक लाइन ये याद रखना है आप लोगों को। दूसरी लाइन आपको याद रखना है कि जर्मनी के जो वैज्ञानिक, उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम उसी समय, लगभग उसी समय, ब्रिटिश के साइंटिस्ट, ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक यानी जंतु विज्ञान, ब्रिटिश के लिखेंगे प्राणी वैज्ञानिक किस सन में? 1839 ईस्वी में। नाम क्या था? थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान। तो ये भी हर एक लाइन, इसका हर एक वर्ड क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसके बारे में बताते हैं। कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। एक थे जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक 1838 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन, और उसके बाद ब्रिटिश के प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान। 1838 की बात करें तो 1838 में मैथियस स्लाइडेन ने बताया कि जो प्लांट होते हैं, पादप होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। यानी कि आप देखिए ध्यान से, हमने क्या बोला, इन्होंने क्या बताया कि जो पादप होते हैं, यानी जो प्लांट होते हैं, प्लांट वो
विभिन्न प्रकार के कोशिका ऊतक से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। और ब्रिटिश के प्राणी वैज्ञानिक थे, यह जो है अलग अलग प्रकार के जंतु कोशिका का अध्ययन किया। ध्यान से सुनिए, ब्रिटिश के प्राणी वैज्ञानिक जो थे, जिसका नाम क्या था, थियोडोर स्वान, ये अलग अलग प्रकार की जंतु कोशिका का अध्ययन करके बताया कि सभी जंतु कोशिका का बाहरी आवरण, सभी जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण एक पतली परत होती है, पतली परत, जिसे उन्होंने क्या नाम लिखा, जिसे जीव द्रव्य झिल्ली कहा। इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिए। कोशिका के सिद्धांत दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन से थे, मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। मैथियस स्लाइडेन एक जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति विज्ञान का मतलब ये हो गया पेड़ पौधे का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक। तो इन्होंने पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि जो प्लांट होते हैं वो अलग अलग प्रकार के कोशिका और ऊतक से मिलकर बने होते हैं। इतना इन्होंने बताया। फिर ब्रिटिश के साइंटिस्ट, सेम उसी टाइम, एक साल का अंतर है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। ब्रिटिश के प्राणी वैज्ञानिक जो है 1839 ईस्वी में, नाम क्या था, थियोडोर स्वान। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बहुत सारे जंतु कोशिका का अध्ययन किया। जब इन्होंने बहुत सारे जंतु कोशिका का अध्ययन किया तो इन्होंने बताया कि सभी के सभी जो जंतु कोशिका होते हैं उसके चारों तरफ का जो पतला सा आवरण होता है उसको जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं, जिसको कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य झिल्ली कहा जाता है। किसने बोला, थियोडोर स्वान ने बोला। साथ में इन्होंने ये बात और बताई, इन्होंने कहा कि पादप में कोशिका भित्ति होती है। पादप में बाहरी आवरण जो होता है, बाहरी आवरण किसका बना होता है, कोशिका भित्ति का बना होता है। तो बच्चों बड़े ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बोला, जो प्राणी वैज्ञानिक 1839 में थियोडोर स्वान ने बताया कि जंतु कोशिका का बाहरी आवरण एक पतली परत का बना होता है, जिसको जीव द्रव्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। और प्लांट सेल में यानी जो पादप कोशिका होती है, जीव द्रव्य झिल्ली जो होती है वो कोशिका भित्ति के बाद होती है। उन्होंने बताया कि पादप का बाहरी आवरण क्या था, कोशिका भित्ति है, जबकि जंतु कोशिका का बाहरी आवरण क्या है, जीव द्रव्य झिल्ली। ध्यान से सुन लीजिए क्या बोला हमने, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण क्या है, जीव द्रव्य झिल्ली है, और पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या है, कोशिका भित्ति है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किसने बताया, थियोडोर स्वान ने। तो ये दो साइंटिस्टों के बारे में पता चल गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया। इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया। वो कोशिका का सिद्धांत उन्होंने क्या दिया, इन्होंने बताया कि सभी इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु जो होते हैं, मतलब जो सभी जंतु, पादप और जंतु, ठीक है, यानी एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं जीव। ठीक है, हमने क्या बोला, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी के सभी जीव जो होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इन दोनों लोगों ने सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा कि सभी जीव जो है वह कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक, इतनी बात उन्होंने कहा। लेकिन ये नहीं बता पाए कि कोशिका आती कहां से है, कोशिका का निर्माण कहां से होता है, यह बताने में असफल रहे। इन्होंने तो ये बता दिया कि सारे के सारे जीव इस पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं, ये सारे के सारे जीव जो है वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। यह इनका सिद्धांत भी था, इसे कोशिका सिद्धांत भी कहा गया। लेकिन यह बताने में यह असफल हो गए कि जो कोशिका है वो आती कहां से है, यानी कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो बच्चों अब यहां से चालू होता है झगड़ा। ठीक है, अब झगड़ा कैसा चालू होता है बताते हैं कहानी के थ्रू आपको। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए बच्चों, एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब झगड़ा चालू हो गया। झगड़ा चालू कैसे हुआ बताते हैं। एक साइंटिस्ट आ गए इसी बीच में जिनका नाम क्या था, रुडोल्फ विर्को, या इसको रडोल्फ विर्को भी कहते हैं, बुक में आपके लिखा होगा यही, रडोल्फ विर्चो। कहीं पर विर्काओ लिखा है, कहीं पर विर्चो लिखा है।
तो जो भी लिखा है आप उसको मान लेंगे, ठीक है। 1855 ईस्वी की बात है। इन्होंने एक वर्ड दिया, इनका कहना था ओमनीज सेलुला ई सेलुला सेलुला। इनका कहना था कि सभी कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है। 1855 ईस्वी में बोला इन्होंने, किसने बोला? रुडॉल्फ विर्को ने बोला। क्या बोला उन्होंने? कहा कि पहले से उपस्थित अगर कोशिका होगी तभी नई कोशिका बनेगी। आपको पता है ना, कोशिका डिवाइड करती है, एक कोशिका से दो कोशिका बनती है। तो रुडॉल्फ विर्को एक झगड़ा लगा दिए। झगड़ा क्या लगा दिए? सही काम किए थे, ठीक है। ये सही भी बोले थे, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ये 2018 मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन है, ये दोनों वर्ड, ठीक है, 4 नंबर का। ध्यान से सुन लीजिए, देख भी लीजिए इसको। ओमनीज सेलुला ई सेलुला किसने बोला? रुडॉल्फ विर्को ने बोला। इनका मतलब क्या था कि पहले से उपस्थित कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण हो सकता है। अब झगड़ा क्या चालू हो गया बच्चों? झगड़ा ये चालू हो गया कि पहले से उपस्थित कोशिका यानी पहली कोशिका इस पृथ्वी पर कब आई थी। झगड़ा तो यही चालू हो गया कि इस पृथ्वी पर आने वाली पहली कोशिका कौन थी। जब रुडॉल्फ विर्को अपनी बात पे सही हैं, तो पहली कोशिका कैसे आई इस पृथ्वी पर? अगर पहली आई होगी तभी तो दूसरी बनी होगी, तो पहली कैसे आई? सोचिए जरा, आप ही सोचिए। इनका कहना है कि पहले से कोई उपस्थित है तभी इससे इसका फोटोकॉपी बन सकता है। बिल्कुल सही। आप किसी दुकान पर फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो कोई पेज देते हैं, तब उसका आपको फोटोकॉपी मिलता है। आप कहेंगे कि हम पेज भी नहीं देंगे, मुझको फोटोकॉपी चाहिए। ऐसा हो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लेकिन रुडॉल्फ विर्को की कहानी तो ये तो ठीक थी, लेकिन सब क्वेश्चन मार्क उठने लगा। क्या क्वेश्चन मार्क था? कि पहली कोशिका आई कैसे, कहां से आई? तो बच्चों इसमें बहुत बड़ा झगड़ा है। इसको क्लास 12 में इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर हम समझा देते हैं। इनकी बात कहीं ना कहीं सही थी, इस पर डिस्कवरी होना चालू हो गया। बहुत सारे लोग इनको गलत बुरा भला भी कहे नहीं, जो कोशिका का निर्माण जो है ना, वो भगवान की है, भगवान इस पृथ्वी को बनाया है, ठीक है। और वो भगवान कुछ जानवरों को भेज दिए, इंसान को भेज दिए, पेड़ पौधों को भेज दिए, पानी भेज दिए, सब कुछ प्रबंध जो है किसको कर दिया? कौन किया? भगवान ने कर दिया। यानी साइंटिस्टों में 2 वर्ग था, एक ए वर्ग, एक बी वर्ग। ए वर्ग ये मानता था कि सब कुछ इस पृथ्वी पर भगवान ने बनाया है, और बी वर्ग मानता था नहीं, साइंस मतलब पहले प्रूफ चाहिए। ये साइंस को मानता है और भगवान को। भगवान के अकॉर्डिंग रुडॉल्फ विर्को को बहुत सारी गालियां पड़ रही थी। मतलब बड़ा आए, बड़ा साइंटिस्ट का पोंछ बन गए साइंटिस्ट का पोंछ बन गए। ये इनको क्या पता, बताइए? कैसे बोल दी कि पहले से उपस्थित अगर कोई रहेगा तभी दूसरा बनेगा? कैसे बोल दी? भगवान ने भेजा है सबको, भगवान इस पृथ्वी को बनाए, तो भगवान इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे भेजे हैं, भगवान इस पृथ्वी पर जानवर भेजे हैं, भगवान इस पृथ्वी पर पानी भेजे, खाना भेजे, भगवान इस पृथ्वी पर इंसान को भी भेजे। ये ए वर्ग वाला यानी जो भगवान को मानता है वो चिल्ला के कह रहा था। तो ये कह रहा था, अच्छा बड़ा मुंह बना रहे हो, तुम बताओ भगवान को देखा तुमने यानी ये बोले भगवान को देखा है तुमने? बड़ा तो बता रहे हो कि भगवान ने बनाया, कैसे पता तुमको भगवान ने बनाया? भगवान को कोई देख नहीं सकता, ये बोल रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं भगवान कोई देख नहीं सकता, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? भगवान से बढ़ के हो गए आप लोग? कह नहीं, साइंस वाले करें नहीं, हम मान नहीं सकते, हमें प्रूफ चाहिए, हमें तो प्रूफ चाहिए। तब उसी झगड़े के बीच में तो ये बोले ठीक है, तुमको प्रूफ चाहिए, तुम प्रूफ करके बताओ कि नहीं इस पृथ्वी पे जो जीवों का निर्माण हुआ पहले से जीव थे तभी हुआ, तो पहला जीव कैसे आया? तुम लोग, इन्होंने बोला कि हम लोग तो मानते भगवान को, ए वाले कह रहे हैं भगवान को मानते हैं, नारे लगने लगे। तो बोले नहीं हम प्रूफ करके बताएंगे आपको। तो ये बोले ठीक है, कर लो प्रूफ। उसी के बीच से निकल कर आते हैं कौन? रेड्डी साहब आते हैं। उनका नाम फ्रांसिस्को रेड्डी है पूरा, तो उनको रेड्डी करके सब रेड्डी, ठीक है, रेड्डी एक वैज्ञानिक है, वो निकल कर आते हैं, हम बनाएंगे। ये कह रहे हैं देख आ गए, हम बनाएंगे, बड़े आए हैं साइंटिस्ट का पहुंचने, हम बनाएंगे, चलो बना के दिखाओ। ये सारे लोग बोल रहे हैं। इधर से कह रहे ठीक हम बनाएंगे। देखिए क्या एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, ध्यान से देखिए। रेड्डी साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? रेड्डी का एक्सपेरिमेंट ये क्लास 12 में सब मिलेगा, बहुत अमेजिंग है, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, है ना? अब थोड़ा अच्छा लग रहा होगा कि हाँ कहानी के थ्रू समझाया जा रहा है। तो थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, 2-3 फिगर है ना। चलिए रेड्डी साहब आते हैं, इनका एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट है? ध्यान से देखो। इन्होंने क्या काम किया? 3 बॉटल लिया इन्होंने, कांच का बॉटल जानते हैं ना आप लोग? चलो ये
ये रहा कांच का बॉटल, 3 इन्होंने इस प्रकार से लिख दिए। अभी देखिए कितना गाली पड़ता है इन लोगों को, क्योंकि एक वर्ग तो मानने को तैयार नहीं है, दूसरा वर्ग बना दिया भगवान। चलिए तीसरे की भी बात कर लेते हैं, तीसरा भी बना देते हैं। चलिए, इन्होंने मांस का टुकड़ा लिया, ठीक है, मांस का टुकड़ा लिया, इस प्रकार से मांस का टुकड़ा लिया, इसको उन्होंने उबाल दिया। पहले इसको इन्होंने क्या किया, उबाल दिया है, ठीक है, उबाल दिया है इस मांस के टुकड़े को, ठीक। और हर किसी टुकड़े को अलग अलग करके तीनों में रख दिया। एक टुकड़ा इन्होंने इसमें रखा, एक टुकड़ा इन्होंने इसमें रखा, एक टुकड़ा इन्होंने इसमें रखा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, कपड़े से इसको बांध दिया इस वाले को, और इसमें जो है इसको तो पूरी तरीके से क्लोज कर दिया, ठीक है, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया और इसको खुला छोड़ दिया, ठीक है। एक को उन्होंने कपड़े से बांधा, एक को पूरी तरीके से बंद कर दिया कि हवा भी आया जाए ना, और एक को उसको उन्होंने क्या काम किया कि खुला छोड़ दिया। और उन्होंने इसको उबाला क्यों था बच्चों, इसको उबालने का सबसे बड़ा रीजन कोई बता सकता है क्यों था? इसलिए इन्होंने उबाला इसको कि वो चाहते थे कि अगर मांस के टुकड़े में पहले से कोई जीव हो तो वो मर जाए, है ना। वो ये समझते थे कि अगर मांस के टुकड़े में पहले से कोई जीव हो तो वो मर जाए। किसने ऐसा काम किया? रेड्डी ने किया। और जब ये मांस का टुकड़ा उबल गया तो उबालने के बाद सारे जीव मर जाते हैं। पता है, कोई चीज अगर ज्यादा हीट कर दिया जाए तो उसमें पाए जाने वाले माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, मर जाते हैं। तो सारे सूक्ष्म जीव यहाँ पर मर गए और सभी टुकड़े को उन्होंने तीनों फ्लास्क में रख दिया और तीनों को, एक को कपड़े से बांधा, एक को बंद कर दिया एकदम हवा पानी सा था उसका, और दूसरे को ओपन कर दिया। उसके बाद बच्चों आपको पता है मांस का टुकड़ा तो मक्खियां आएंगी जरूर है, तो इसपे जो है मक्खियां आनी स्टार्ट कर दी। इस पे ऐसे मक्खियां तो सब पर आनी स्टार्ट कर दी। अब इस पर मक्खियां आने से तो कपड़ा बंधा था, तो कपड़ा जो है वो मक्खियां अंदर जा नहीं सकती। इसकी बात करें तो यहां पर मक्खियां आई नहीं, क्योंकि इसमें से कोई भी गंध बाहर नहीं निकल रहा था और ये पूरा जार खुला था, इसलिए मक्खियां उड़ती हुई आई और इसके अंदर चली गई, इसके अंदर इस मांस के टुकड़े पर, ठीक है। यहां से कपड़ा बंधा था तो कपड़े के अंदर से, मतलब इस फ्लास्क से जब ये सड़ना स्टार्ट किया तो यहां से गंध निकलना चालू हुआ, तो मक्खियां उसको सूंघकर यहां पर आ गई। तो उन्होंने क्या देखा, यानी रेड्डी साहब ने देखा कि इस कपड़े के ऊपर छोटे छोटे अंडे दिखाई दिए मक्खियों के, ठीक है। उसी प्रकार से जो फ्लास्क खुला था उसमें उन्होंने देखा कि इस मांस के टुकड़े में छोटे छोटे अंडे थे, यानी छोटे छोटे मक्खियां बन गई थी। अंडे किसके होंगे? मक्खियों के होंगे। तो छोटी छोटी मक्खियां बन गई थी, ईस्ट आ गए थे, यहाँ पर बैक्टीरिया आ गए थे। सेम उसी प्रकार से इन दोनों में हुआ था, लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें भी जीवन बन गया, इसमें अंदर नहीं बना, यहां पर जीवन बना, इसमें अंदर बना, क्योंकि मांस के टुकड़े तक मक्खियां पहुंच रही थी। और इसमें कपड़े तक बना, क्यों? क्योंकि कपड़े से गंध निकल रहा था, उसको सूंघकर वहां पर बैठने। रेड्डी साहब ने कहा हमने तो एक्सपेरिमेंट कर दिया, देखो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उन्होंने कहा कि यहां पर मक्खी नहीं गई तो कोई भी जीवन नहीं है, यहां ना तो ईस्ट है, ना तो बैक्टीरिया, ना तो कोई मक्खी का अंडा है। यहां पर मक्खी गई नहीं तो यहां पर कोई भी जीव नहीं आया है, मतलब मक्खी या कोई जीव यहां पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि हमने इसको बंद कर दिया था। इस प्रकार से बंद किया था कि कोई आ जाए ना पाए। यहां पर तो कोई आ जा नहीं पाया तो यहां पर जीवन नहीं बना। यानी अगर पहले से जीवन रहा होता तो जीवन बनता। जीवन तो था ही नहीं, क्योंकि हमने इसको बंद करके रखा और यहां पर कुछ नहीं बना। और जबकि उसी मांस के टुकड़े को हमने खुले वाले फ्लास्क में रखा है, तो वहां पर मक्खियां गई हैं, बैक्टीरिया गया, ईस्ट गया, तो वहां पर बहुत सारे अंडे, बहुत सारी मक्खियां दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा कि पहले से मक्खियां उपस्थित थी, पहले से इस पृथ्वी पर ईस्ट है, इस पृथ्वी पर बैक्टीरिया है, तो वो पहले से उपस्थित थे। और जब इस मांस के टुकड़े पर पहुंचे तभी वहां पर उसके एक यानी अंडे मिले। क्या वहां पर हमें ईस्ट या बैक्टीरिया मिला? लेकिन यहां पर कुछ नहीं गया जिससे यहां पर जीवन बन सके, और यहां पर जीवन नहीं बना। तो एक क्वेश्चन का जवाब उन्होंने तो सही तरीके से दे ही दिया। उन्होंने कहा कि पहले से उपस्थित जीव से ही नया जीव उत्पन्न होता है। यानी ये लोग किसके साइड है? रुडॉल्फ विर्चो की साइड है, साइंस की साइड है ना। इन्होंने कहा कि पहले से उपस्थित, यानी पहले से मक्खी थी तभी तो उसका अंडा बना, यहां पर मक्खी आई नहीं तो उसका अंडा बना ही नहीं। यानी पहले से उपस्थित जीव से ही नए जीव का निर्माण होता है। ये किसने साबित किया? रेड्डी साहब ने साबित किया, बताया, फिर आमने सामने
एक बी वर्ग जो साइंस को मानता है और एक ए वर्ग जो भगवान को मानता है। ए वर्ग की कुछ बाहर साइंस, क्योंकि उस समय लोगों का जो विश्वास था वो भगवान के प्रति बहुत ज्यादा था, आज भी है, रहना भी चाहिए। हम नहीं करें किसी भी, हम देवी देवता या किसी भी और समुदाय के किसी भी भगवान के प्रति हम जो है अगेंस्ट नहीं है ना। हम सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति जो हमें चलाती है, लेकिन फिर भी वहां पर साइंस इस बात को नहीं मानता है। ये कह रहे हैं, ये सामने आए और इनके साथ बहुत सारी जनसंख्या है, भगवान को मानने वाली संख्या तो बहुत है, इनके पास तो बहुत कम लोग हैं। अब ये आ गए सामने सामने, नहीं नहीं हम तो नहीं मानेंगे, ये रेड्डी कुछ काम किया गड़बड़, रेड्डी कुछ काम गड़बड़ कर दिया है। नहीं, रेड्डी ने काम क्या किया है कि ये जो मांस का टुकड़ा था इसको बहुत ज्यादा उबाल दिया है, और जो बहुत ज्यादा उबाल दिया है तो इसमें जीवन कहां से बनेगा, सारे तो मर गए तो बनेगा कहां। और इसमें इसको नहीं उबाले थे इसलिए ये कहें नहीं मानेंगे, हम करते नहीं मान सकते, रेड्डी झूठा है, ये तो झूठा है पूरा, भड़का आए हैं यहां पर हमें बताने वाले, हम नहीं मानने वाले, भगवान ने बनाया हमको, ये कह रहे हैं। ये कह रहे नहीं, हमने तो प्रूफ कर दिया, आप झूठ बोल रहे हैं, हम मानिए या ना मानिए यही सही है। कहें कतई नहीं सही है, हम मान ही नहीं सकते, भगवान ने बनाया इसको। सोचिए आज के डेट में भगवान के लिए हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, तो उस समय तो बहुत सारे लोग इनके साथ थे, वो सारे लोग वही नारे हाय हाय रेड्डी हाय हाय है ना, चलने लगा इनका। रेड्डी बेचारे निराश हो गए और इनसे कुछ रहा है, क्योंकि इनके साथ बहुत कम लोग थे। यहां तो एकता में बहुत शक्ति होती है, इनके साथ तो बहुत सारे लोग थे, ये तो प्रबल बनने लगे इसके साथ। ओ अब इन्हीं के बीच से एक और साइंटिस्ट बड़े ही साइलेंट थे, बड़े ही साइलेंट थे, उनका नाम था लुईस पास्चर। अब उनके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। चलिए अब आती है कहानी में ट्विस्ट, इनकी बात को कोई नहीं मानता है, चलिए याद रखिएगा आप लोग रेड्डी साहब को। अब आती है कहानी में ट्विस्ट, अब आते हैं लुईस पास्चर साहब। अब लुईस पास्चर कौन है, चलिए देखते हैं। ये सब क्लास 12 में फिर से पढ़ाया जाता है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए फिर से, लेकिन यहां पर जानना बहुत जरूरी है। कौन आया इसके बाद, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था, वो फ्लास्क, ठीक है, मांस का टुकड़ा, फ्लास्क एक्सपेरिमेंट था वो वाला, सॉरी जार एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं। ये है हंस के गर्दन का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हंस के गर्दन के समान एक्सपेरिमेंट, यानी हम कह सकते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ये पूछा जाता है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट ने किया था, तो आप याद रखिएगा लुईस पास्चर ने किया था। यानी हंस के गर्दन के समान का, हंस के गर्दन जैसा एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो किसने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। ये भी मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है, रह चुका है, तो याद रखिएगा इन दोनों नामों को और एक्सपेरिमेंट को। लुईस पास्चर बड़े चालाक आदमी थे, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने क्यों उसका नाम स्वान नेक पड़ा है बताते हैं। इन्होंने एक फ्लास्क लिया, आप कहेंगे सर ये हांडी है हाँ, तो केमिस्ट्री लैब में कभी जाइएगा ना तो आपको इस तरह से कांच का मिलेगा, इसको फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने फ्लास्क को लिया और इसको गर्म किया, इसका जो मुंडी होता है, ये मुंडी है इसका, और इसको इन्होंने गर्म किया। गर्म करके इन्होंने क्या काम किया, इसको गर्म करने के बाद इसको मोड़ दिया, और मोड़ा किस प्रकार से, हंस के गर्दन जैसे मोड़ दिया, इस तरीके से, ठीक है। किसने, लुईस पास्चर ने। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया है, इसके अंदर पहले से ये क्या भर दिए थे, इसमें पानी, मतलब चीनी, शुगर और जो है पानी डाल दिए थे इसके अंदर, ठीक है, मतलब शरबत जैसा बना दिया था इसके अंदर। और उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, इसको गर्म किया, बर्नर की सहायता से इसको क्या किया, गर्म किया इसको, ठीक। बॉइल्ड हुआ, खूब बॉइल्ड हुआ। बॉइल्ड क्यों कर रहे हैं लोग, क्यों इसको उबाल रहे हैं, रीजन क्या बच्चों, क्योंकि पहले से अगर उपस्थित कोई जीव हो तो वो मर जाए, है ना, पहले से उपस्थित कोई जीव हो तो वो मर जाए। अब इसको गर्म करने के बाद उसको बाहर घूमने रख दिया, इधर वाले लोगों को बुलाया, इधर वाले लोगों को, इधर आओ, इन्होंने बुलाया, इधर आओ। इन्हीं में से कोई ये कह रहा था, इनमें से कोई ये कह रहा था कि 21 दिन तक पसीने में लथपथ जो हमारा पसीना होता है, उस पसीने में
हम जो है जो हमारा कमीज होता है उसको आटे में लपेट कर भूसा में रख देंगे तो चूहा बन जाएगा। ऐसे ही जीवन आया, भगवान भेज देते हैं ऐसे। ऐसे कैसे हो सकता है? लुईस पास्चर ने इन लोगों को बुलाया, इन्होंने कहा इधर आओ, इधर। इनको बुलाया, किसने बुलाया? लुईस पास्चर ने कहा इधर आओ, बहुत बोल रहे हो तुम लोग, इधर आओ, तुम लोग समझाते हैं। बेचारे रेड्डी साहब ने इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, तुम लोग झुठला दिए, उनको गलत साबित कर दिए, इधर आओ तुम लोग। अच्छा ये लोग आए हैं, ठीक है, एकदम गुस्से में, हाँ चलो तुम्हारा भी देख लेंगे। आए, क्या देखो ये फ्लास्क है, हमने इसको मोड़ दिया है। मोड़ने के बाद इसके अंदर हमने, मतलब उससे पहले हमने इसके अंदर क्या भर दिया है? इसके अंदर हमने भर दिया है चीनी और पानी का घोल। अगर चीनी पानी बाहर रखे रहे बच्चों, कई दिनों तक रखे, खराब हो जाता है, ईस्ट लग जाता है उसमें, ईस्ट आ जाता है उसमें, मतलब वो महकने लगता है। सही बात है, बैक्टीरिया आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है, आ जाएगा। इसलिए हम इसको पहले से गर्म कर दिया कि पहले से अगर इसमें कोई हो तो वो मर जाए। अगर कोई मर जाएगा तो वो जीवित नहीं हो सकता। अरे बैक्टीरिया, और अगर बैक्टीरिया मर जाए और अगर प्रोटोजोअन्स है, कोई ईस्ट है, अगर वो मर जाएगा तो वापस कैसे जीवित होगा? उसकी तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए उन्होंने इसको गर्म कर दिया। यानी एक तरफ से मतलब इन लोगों को बुलाया। चलो यहां पर बना लेते हैं। ये थे जो गॉड को मानने वाले थे, और इधर केवल दो लोग थे बेचारे। इधर तो बहुत सारे लोग थे, ठीक है, बहुत सारे लोग थे। क्या देखो, इधर देखो तुम लोग इधर देखो, है ना। क्या है कि हमने एक्सपेरिमेंट कर दिया है, किसने कहा? लुईस पास्चर ने, है ना, लुईस पास्चर ने कहा हमने इसको गर्म कर दिया है। अब बताओ कितने दिन तक हमें इसको रखना है? इनमें से कोई जो है इसको इन्होंने 7 दिन तक रखा, और इसमें से इन्होंने लिक्विड निकाला और देखा कोई जीवन नहीं था, कोई भी जीवन नहीं था इसके अंदर। उसके बाद इसमें से कोई एक बोला चिरकुट, नहीं हम मानेंगे नहीं, 21 दिन तक रखिए तब जाने, 21 दिन बाद जीवन बनेगा। अच्छा, लुईस पास्चर बोले ठीक है, हम 21 दिन तक रख लेते हैं। लुईस पास्चर ने इस फ्लास्क को 21 दिन तक रख दिया। देखते रहो, किसी और को यहां पर बिठा दो, देखता रहे कि उसमें कुछ डाल ना दे। रेड्डी साहब को तो आप लोगों ने बोल दिया कि उसमें कुछ गलत कर दिया था, एक को ज्यादा उबाल दिया था। कई बार में ये मत बोलने लगा कि इसमें कुछ डाल दिया, जहर डाल दिया, जीवन तो बनेगा ही नहीं, है ना। कहे उन्होंने कहा कि हम इसमें जीवन बनाकर भी दिखाएंगे, बाद में मत कहना कि इसमें जहर डाला गया है, हम इसमें जीवन भी बनाएंगे। 21 दिन बीता, सारे लोग एकदम 21 दिन पूरा बीत गया। फिर से इसका लिक्विड निकाला गया और पता चला कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो इधर का एक साइंटिस्ट था जो बहुत बोलता था, तो वो कहा कि बात तो सही है, ठीक है, देखते हैं। लुईस पास्चर को बुलाते हैं, इधर कैसे किया? ऐसे से किए। अच्छा, चलो जीवन बनाओ इसमें। अब लुईस पास्चर ने क्या काम किया? बस इस कांच के गर्दन को मोड़े थे, बस इसी को उन्होंने क्या कर दिया? तोड़ दिया, तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ दिया बच्चों, वैसे ही इसके संपर्क में मक्खियां या फिर और भी जो जीवाणु ईस्टर आने लगे, इसके अंदर जाने लगे। ये फ्लास्क इसको उन्होंने क्या कर दिया? तोड़ दिया। जैसे ही गए, उसको 2-3 दिन बाद इसमें से लिक्विड निकाला गया। निकालने के बाद देखा गया जीवन बन गया है इसमें। अरे वाह, पास्चर की तो सही हो गए इस बार, रेड्डी भी सही थे। तब इनमें से एक साइंटिस्ट बोला, आप ये बात तो सही है कि पहले से जीवन होगा तभी नया जीवन आएगा, ठीक है, ये बात हो गई। किसने बोला? मतलब जो इधर के साइंटिस्ट थे। तो ये वर्ग के साइंटिस्ट जो भगवान को मानते थे, ये वर्ग के साइंटिस्ट मानने के लिए तैयार होने लगे बच्चों कि लाइफ जो है वो पहले से उपस्थित लाइफ से बना है। यानी जो रुडॉल्फ फिलिपो 1855 ईस्वी में बोल गए हैं, वो बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओमनी सेलुला पहले से उपस्थित लाइफ से ही नया लाइफ बन सकता है, यानी पहले से उपस्थित कोशिका से ही नया कोशिका बन सकता है। ये मानने के लिए तैयार हो चुके थे, है ना, ये मान भी गए इस बात को। अब ये दोनों साइंटिस्ट इस बात को मान चुके हैं और रेड्डी साहब को बुलाया गया। ये लोग बुलाए, बहुत बदनामी तुम लोगों किए हैं, एक काम करो, गले मिल लो आप लोग। पता नहीं ऐसा हुआ होगा, आई डोंट नो, बट ऐसा ही हुआ होगा, है ना। मुझे गलती का एहसास होता है। आइए हम आपसे गले मिल लेते हैं। आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था बहुत अच्छा लगा, मुझे अपने कहे पर शर्मिंदगी है ना।
ऐसा हुआ होगा, आई डोंट नो। ठीक है, ध्यान से सुन लो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि पास्कल ने वो एक्सपेरिमेंट करके ये तो झगड़ा निपटा ही डाला। एक झगड़ा, कौन सा झगड़ा, कि पहले से उपस्थित कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। अब इनमें से एक साइंटिस्ट तब तक पीछे से ऐसे करते हुए आया, अच्छा ये बताओ कि पहली बार क्यों नहीं बना, यानी जब 21 दिन तक रखे थे क्यों नहीं बना, अब क्यों बन गया। उन्होंने कहा देख मूर्ख की तरह आप लोगों को नहीं कर रहे हैं, है ना। उन्होंने रेड्डी साहब को बोला और बोला कि इधर मतलब रेड्डी साहब को नहीं, मतलब जो ऐसे करके आया कि पहले के नहीं बना गया, इधर तुमको कौन साइंटिस्ट बना दिया, तुमको कौन साइंटिस्ट बना दिया बताओ। किसने बोला होगा ऐसा, पास्टर साहब ने बोला होगा पता नहीं, बट ऐसा सोच सकते हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा कि इसमें वायरस, बैक्टीरिया या फिर अन्य जीव आने स्टार्ट हो गए। वायरस तो जीव नहीं है, बाकी अन्य जीव जो इसमें आए और जीवन बना, और पहली बार क्यों नहीं हुआ उसका रीजन समझ लीजिए। देखिए जो पहला क्या था वो ऐसे इस प्रकार से घुमा हुआ था। बोलिए आई एम राइट, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि इसमें लाइफ इसलिए नहीं बना, जीवन मतलब बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया थे प्रोटोजोन से फंजाई थे, वो यहां पर थे और इस रास्ते को जाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन ये यहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उसका रीजन था कि फ्लास्क का गर्दन इस प्रकार से मुड़ा हुआ था कि वो यहां पर कहीं पर चिपक जा रहे थे। मतलब जीव तो आना चाह रहे थे, लेकिन यहीं कहीं पर वो चिपक जा रहे थे, यहीं कहीं पर क्या हो जा रहे थे, वो चिपक जा रहे थे, यानी अंदर तक नहीं आ पा रहे थे, इसलिए जीवन यहां पर नहीं बन पा रहा था, समझे। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने बोला कि जैसे ही हमने फ्लास्क तोड़ा वैसे ही फ्री हुआ और इसमें बहुत सारे जीव प्रवेश कर गए और जीवन बन गया। क्या समझे? हाँ समझ गए। यानी एक कहानी तो सुलझ गई, क्या कि झगड़ा सुलझ गया कि पहले से उपस्थित कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। एक झगड़ा तो सुलझ गया और इसको सारे साइंटिस्ट मान गए, दोनों वर्ग के, ए और बी वाले तो मान ही रहे थे, ए वाले भी मान गए इस बात को अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, एक तरह की बात हमारी किसकी लुईस पास्चर की। और इसका नाम स्वान नेक क्यों रखा गया, क्योंकि हंस की गर्दन की तरह देखिए मुड़ा हुआ है, हंस की गर्दन की तरह मुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हंस गर्दन प्रयोग भी कहते हैं, यानी स्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अपनी टॉपिक पर वापस लौट कर आते हैं बच्चों, इसको इरेज कर दे। अरे सर जी आज कितना पढ़ा रहे हैं, यही सोच रहे हो तुम लोग? नहीं, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। आज कहानी समझ रहे हैं हम लोग, है ना। आज तो मजा आ रहा होगा पढ़ने में बहुत अच्छे तरीके से। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब रुडॉल्फ विर्को ने कोशिका सिद्धांत को ही बदल डाला, यानी कि कौन कौन कोशिका सिद्धांत दिया है, किसने दिया है बच्चों। देखिए मैथियस लाइडेन, थियोडोर स्वान, दो लोग तो पहले दिए थे, लेकिन अब रुडॉल्फ विर्को ने एक लाइन और जोड़ दिया। किसने? कोशिका सिद्धांत में। इसलिए कोशिका सिद्धांत को कितने साइंटिस्टों ने दिया है? 3। अगर ऑप्शन में 3 ऑप्शन हो और लास्ट में दे ये सभी, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ये सभी, क्योंकि 3 साइंटिस्टों ने कोशिका सिद्धांत दिया है। तो रुडॉल्फ विर्को के अकॉर्डिंग जो कोशिका सिद्धांत था, ठीक है, वो क्या था? पहला उन्होंने बताया कि जो सभी जीव होते हैं, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। आपके एनसीईआरटी में 2 लाइन नीचे लिखी होगी। और दूसरा पॉइंट जो रुडॉल्फ विर्को का जुड़ा वो क्या था? उन्होंने कहा सभी कोशिका का निर्माण, सभी कोशिका पहले से सभी कोशिका का निर्माण लिखते हैं, का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका से होता है, पहले से उपस्थित कोशिका से होता है। लो भैया, ये तो रुडॉल्फ विर्को की कहानी थी और इन्होंने पहले थियोडोर स्वान और मैथियस लाइडेन और थियोडोर स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था, वो कोशिका सिद्धांत यही था कि सभी जीव की जो कोशिका होती है, यानी जो सभी जीव होते हैं, यहां तक कॉमा कर देंगे आप लोग, सभी जीव जो होते हैं कोशिका व कोशिका उत्पाद के बने होते हैं। और बाद में उसमें एक लाइन जोड़ा गया रुडॉल्फ विर्को के द्वारा, उन्होंने कहा कि सभी कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका से होता है। और ये रहा हमारा जो मॉडर्न यानी आज के जमाने का कोशिका सिद्धांत,
ये था, ये दोनों लाइन याद कर लीजिए। कई बार ये भी क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में या अदर एग्जाम में। तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए आपको 2 क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग हमें इसका आंसर भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप हमको बताएंगे कि जो जीवाणु होता है वो किस जगत के अंतर्गत आता है ना। कोई एंटोनी मार्लिनो आपने जीवाणु खोज की थी, तो वो किस जगत के अंतर्गत आता है। आई थिंक क्या हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप लोग 9th से 10th में पढ़ के आए होंगे। तो किस जगत के अंतर्गत आता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ में आप हमको ये भी बताएंगे कि जो, चलिए आप तो बस यही 2 क्वेश्चन है, ठीक है 2 क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट एक क्वेश्चन ही पूछे शायद, सॉरी एक क्वेश्चन ही है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेते हैं आप लोगों से। आप लोग हमें बताएंगे जीएन रामचंद्रन जो थे वो किस पर एक्सपेरिमेंट किए, यानी उनका मेन मतलब क्या एक्सपेरिमेंट में है। तो 2 क्वेश्चन है, इस दोनों क्वेश्चन का आंसर हम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। साथ में भी बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी। आज की क्लास तो बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट रहा होगा, बहुत सारी कहानियां सुनी हम लोग, है ना। और बताना ये था बच्चों की हम में भी आज जो है रात के लगभग 9 बजे लाइव आने की कोशिश करेंगे, और आपको उसका इंफॉर्मेशन कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, है ना। आप जैसे ही चैनल ओपन करेंगे, चैनल के पेज कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो टाइम आपको पता चल जाएगा कितने बजे हम लाइव आने वाले हैं। और अगर नेटवर्क सही रहा तो हम लाइव आकर आपसे आज बात करेंगे। आज शिक्षक दिवस पर अगेन आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई हो। आप सभी लोग अपने सारे टीचर्स को जाकर शुभकामनाएं दीजिए, बधाई दीजिए, और जल्द से जल्द प्रे करिए कि कॉलेज आपका ओपन हो जाए और आप लोग अपनी जो है भविष्य में जो भी कुछ करना चाहते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। तो बच्चों हम चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू बच्चों, थैंक यू।